एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आमतौर पर अधिकतर लोग ठीक से नहीं समझ पाते। शायद इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनको लगता है कि ये शब्द तो हम पहले से जानते हैं, पर वो ये नहीं जानते बेटा कि इस बात को कहने के तरीके दो हैं। अच्छा, इन दोनों तरीके के बीच का फर्क एग्जामिनर भी पूछता है और ये गलती तो वो भी आपसे खूब करवाएगा। पहले ध्यान दीजिए बेटा, समझिए। आप यूज्ड टू को दो तरीके से समझिए। एक पहले वाला यूज्ड टू देखो। पहले वाला जो यूज्ड टू है वो अपने आप में टाइम को दिखाता है और ये केवल पास्ट में यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अच्छा, ये यूज्ड टू क्या दिखाता है? ये यूज्ड टू कुछ ऐसे कामों को दिखाता है जिसे आप और मैं पहले करते थे, अब छोड़ दिया। पहले खूब किया है, अब नहीं करते। जैसे उस बच्चे ने ये कहा, एक व्यक्ति ने ये कहा, जैसे मान लो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि देखो मैं दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाया करता था, तो पढ़ाना अपने आप में काम है। और किस जगह पर पढ़ाना? इन दिल्ली। तो दिल्ली जैसा शहर है, अब मैंने छोड़ दिया वहां पर इस शहर में पढ़ाने वाले काम को मैंने खूब किया है। पहले ऐसा खूब होता था। कितनी आसान इंग्लिश है इसमें। कोई भी ऐसा काम जो पहले होता था अब होना बंद हो गया, तो पास्ट की पहचान कराने के लिए सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मैंने यूज्ड टू ले लिया बेटा। और इसके बगल में मैंने उस काम की पहली फॉर्म ले दी जिस काम को मैं पहले करता था, अब छोड़ चुका हूं। आई यूज्ड टू। जैसे कहा आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल, तो मैं स्कूल में पढ़ाता था पर अब नहीं पढ़ाता। आई यूज्ड टू टीच इन दिल्ली, इसका मतलब पहले दिल्ली में पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। सब आप लोगों से जब संदेश बुलवाऊं तो आप बोल के दिखाना बेटा, उस लेवल पे जाना, पर पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। पर कई बार ऐसा होगा कि जब इस यूज्ड टू को आप लिखेंगे तो आप देखेंगे इसके साथ आप और मैं अलग से कोई वर्ब लगा रहे हैं। जैसे आपने मैंने इसमें बी की वर्ब लगा दी। और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि हमेशा बी की वर्ब आएगी। कोई भी वर्ब आएगी तो विशेषता वाले शब्दों के लिए आती है। क्यों आएगी बेटा? समय की पहचान कराने के लिए। अगर ये विशेषता बताता तो क्या बताएगा? किसी भी व्यक्ति का किसी काम को लेकर फैमिलियर होना। फैमिलियर होने का मतलब क्या है? अब उस काम को व्यक्ति इतना कर चुका है कि उस काम को करने में उसको अजीब फील नहीं होता, वो ढल चुका है, वो ढल गया है। सर कॉल सेंटर में देखोगे तो एक व्यक्ति फोन उठाता है और फोन कटती, फिर दूसरा, फिर कटती, फिर तीसरा, फिर कटती, फिर चौथा, फिर पांचवा, वो बैक टू बैक वो कॉल्स आती रहती हैं। तो स्टार्टिंग में तो उसके सर में भी दर्द होता है, इरिटेशन भी होती है, पर एक समय के बाद क्या होता है, उसका शरीर ढल जाता है। वो फोन्स बार बार आए तो उसको अजीब नहीं लगता, क्योंकि उस काम को करते करते अब वो फैमिलियर हो चुका है। तो आप यूज्ड टू से ये भी दिखा सकते हैं कि ये व्यक्ति इस काम को लेकर फैमिलियर है। पर ध्यान देना, ऐसी स्थिति में फिर यूज्ड टू टाइम नहीं है, वो आदमी के फैमिलियर होने की विशेषता है। तो वहां पे अलग से एक वर्ब लगेगी। जैसे मैंने नीचे लिख के दिखाया, मैंने कहा आई एम यूज्ड टू। अब स्कूल में हर कोई थोड़ी ना पढ़ा सकता है सर। स्कूल में पढ़ाना तो वहाँ पे बच्चे उनको हैंडल करना है, वो चिल्लाते हैं, पता नहीं कितने सारे काम है, तो उसको लेके धीरे धीरे आदमी एडजस्ट करना सीखता है। तो व्यक्ति कह रहा है, वो कह रहा है कि आई एम, ये एम दिखा रहा है कि वो ऐसा है। अगर यहाँ पे कहता आई वॉज तो वैसा था। अगर वो कहते आई विल बी तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। समय की पहचान के लिए अलग से एक वर्ब आ रही है। तो ये दिखा रहा है समय, ये दिखा रहा है उसका आदि होना। तो आई एम यूज्ड टू, आई वॉज यूज्ड टू, आई विल बी यूज्ड टू, मैं हूँ, था, हूँगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो टू है ना, टू ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। तो ये बात सच है कि टू के बाद पहली फॉर्म आती है, पर जब वो आदि वाला यूज्ड टू होता है तो उसमें टू प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशन है सॉरी। और प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाले काम को आईएनजी से लेती है हमेशा। वो हमेशा अपने साथ आईएनजी लेगी। क्यों लेगी बेटा? क्योंकि जब हम किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो अपने आप में एक नाउन में बदल जाती है। तो इसलिए मैंने आईएनजी लगा के इसको लिख भी दिया। और बेटा दो सेंटेंस लेके देखते हैं, सोच के देखते हैं कि आप लोग इसे बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। शुड आई? चलो पहले वाला सेंटेंस देखिए। मान लो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया अपना में एक अखबार ही है, ये तो पता है। इसको पढ़ना होता है रीड। तो कौन सा अखबार की मैं बात कर रहा हूँ? पहले मैं, अब छोड़ दिया। सो कैसे बोलना चाहिए सर? आई यूज्ड टू रीड। इसका मतलब इस अखबार को मैं पहले, पर अब इसमें यूज्ड कौन सी फॉर्म है? ये पास्ट को दिखाने के लिए आई है।
क्या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अखबार पढ़ने को मतलब उसमें कोई स्ट्रगल उनको फील नहीं होता है, मतलब बहुत आसानी से अखबार पढ़ लेते हैं? बताइए बेटा, ऐसा है या नहीं है? ऐसा कब होता है? क्या पहली बार अखबार पढ़ते बहुत कंफर्टेबल फील करता है व्यक्ति? सो उसको समझने में दिक्कत आती है। इंग्लिश उनकी कोई नेटिव भाषा नहीं है, उसके लिए तो एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो जो वो इंग्लिश का अखबार उठा के पढ़ना शुरू करता है तो उसमें अटकना भी शुरू करता है, वर्ड्स भी नहीं मिलते, समझ में भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। पर जब इस इंग्लिश के अखबार को पढ़ने वाला काम वो बार बार करता रहता है तो एक मोमेंट ऐसी आती है कि इस अखबार को पढ़ने में उसको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आती। आज मैं इंग्लिश के अखबार को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हिंदी का अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे मतलब फील नहीं होता कि ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है। सो व्हाट्स द रीज़न आफ्टर इट? इसके पीछे क्या वजह है? एकमात्र वजह है कि बार बार करने से अब इस काम को लेकर मैं ढल चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो कोई भी ऐसा काम जिसको आप करें तो प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि आप ढल चुके हैं, वो यूज टू है। पर वो यूज टू आपकी विशेषता है, वो यूज टू कभी भी अकेला नहीं आता, उसके बगल में एक अलग से वर्ब मिलेगी समय के लिए, और वो यूज टू आपके ढल जाने यानी कि आपके आदी होने को दिखाएगा, फैमिलियर होने को दिखाएगा। अब इंग्लिश का अखबार पढ़ना हो तो रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर मैं हूं तो कैसे बोलूं? सोचिए बेटा, आई एम, भाई मैंने एम ही क्यों लगाया? मैं क्यों कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं हूं, है ना? मैं क्या कह रहा हूं? मैं हूं। तो आई एम यूज टू, अब बताओ मुझे क्या लगाना चाहिए, रीड या रीडिंग? तो इस वाले यूज टू में टू प्रेपोजिशन है, इसलिए अपने बाद क्या लेगा? आईएनजी। तो आई एम यूज टू रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा मैं कैसे बोलूं? मैं था, आई एम या आई वॉज? पूरा सेंटेंस आने दो बेटा। और मैं ऐसा हो जाऊंगा बेटा, आई विल बी यूज टू रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। बेटा कंसेप्ट क्लियर है? आर यू श्योर बेटा? अच्छा चलो मुझे लास्ट में सम अप कर दो। अगर मुझे ये दिखाना है कि काम पहले होता था पास्ट में अब नहीं होता, उसमें क्या लगेगा? क्या वहाँ यूज्ड अपने आप में एक वर्ब है? इसमें यूज्ड टू के बाद वर्ब की, ठीक है बेटा। अगर मुझे ये दिखाना है कि मैं काम को लेके फैमिलियर हो चुका हूँ तो क्या वो भी यूज्ड टू है? पर ये यूज्ड टू क्या दिखाता है? विशेषता दिखाता है। तो उसके बगल में क्या चाहिए? अलग से वर्ब चाहिए। अच्छा इसमें बताओ ये टू क्या है? तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी क्या लेगी? ये कंसेप्ट ध्यान रखोगे? पेपर में कैसे आता है पता चलेगा। अब एक सेंटेंस देखिए बेटा, पेपर का लास्ट बुक करके, एक किसका बेटा? विल वाला। हाँ बेटा एक सेंटेंस बना ही देता हूँ राजा बेटे। कह रहा माय बॉस इज क्रीडुलस। सर ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं जो किसी की बातों पे विश्वास कर ले, ऐसे लोगों को क्रीडुलस कहते हैं। माय बॉस इज क्रीडुलस एंड आई नो I shall take time to get used to work with him। सर एक बैंक में आने वाला क्वेश्चन है, बैंकिंग के एग्जाम में कैसे दिया गया था पेपर में? माय बॉस इज क्रीडुलस ए पार्ट एंड आई नो बी पार्ट। I shall take time to C part, get used to, work with him D part, no error कोई गलती नहीं E part। तो ये कंसेप्ट पेपर में दिया गया, आप महसूस करके देखिए। अगर ये यूज टू वो वाला यूज टू होता जो पास्ट में आता है तो वो अपने आप में एक वर्ब है और वो केवल पास्ट के स्टेटमेंट को दिखाता है। पर ये जो बैंक का क्वेश्चन है जिसमें गेट यूज टू लिखा है, इसमें यूज टू से पहले गेट है। और चेक करके देखो, बॉस कान का कच्चा आदमी है, किसी की बात पे विश्वास कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा मतलब उस लेवल पे ढलना पड़ेगा। कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं मतलब टाइम लगेगा पर हाँ मैं ढल जाऊंगा उस व्यक्ति के साथ काम करने में, मुझे फिर आगे चल के कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर जाऊंगा। तो आपने मैंने सीखा था जो गेट यूज टू वाला यूज टू है, ये आदि वाला यूज टू है, इसमें टू एक वर्ब है, सॉरी टू एक प्रेपोजिशन है। तो उसके बाद आने वाली वर्ब को नाउन के तरीके से लिखना होता है। तो नाउन के तरीके से लिखने के लिए इसमें वर्क तो नहीं लिखा जाएगा बेटा, आईएनजी लगा के इसको वर्किंग लिखा जाएगा। अच्छा क्या मैं आपसे यस और नो की उम्मीद रख सकता हूं?
बताइए बेटा, क्या कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट है बेटा?